नमस्ते। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अपना एक और नया चैप्टर। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 9 यानी अमालगमेशन को पूरा कंप्लीट खत्म करवा दिया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और ये चैप्टर जो है, ये सीरीज जो है बनाई जा रही है, ये बीकॉम के एसआरड्यू के जो बच्चे हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ वालों के लिए बनाई जा रही है स्पेशली, कि आप लोगों के जो एग्जाम 1-2 महीने बाद आने वाले हैं वो एग्जाम बहुत अच्छे से जाएं इस सीरीज को देखने के बाद। चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 10, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी यानी मेरे प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे 1 से लेके 10 तक, जो भी 9 तक, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देखना मत भूलना। और इम्पोर्टेंट एक और चीज है कि अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स हमने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना दिए हैं, सॉफ्ट कॉपी नोट्स हैं। अगर आपको बाय करने हैं तो आप जाके व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है और बोर्ड पर भी मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, ये रहा। तो इस नंबर पे जाके आप पता कर सकते हो व्हाट्सएप पे कि हमको नोट्स परचेज करने हैं, क्या प्रोसीजर है। 150 रुपीज प्राइस है, 150 130 जो भी है। अगर आपको पूछना है तो व्हाट्सएप पे जाके बाय कर लेना। और जो बच्चे वीडियो से नोट्स बनाना चाहते हैं तो भाई आप सबका वेलकम है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 यानी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को दोबारा से ठीक करना, दोबारा से उसका पुनर्जीवन देना, उसको पुनर्जन्म करवाना उसका, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन। और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के केसेस में 2 टाइप से होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। पहले समझते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन यानी जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, यानी कि अमालगमेशन हो जाता है, और जो पुरानी कंपनी होती है, जो ओल्ड कंपनी होती है, वो बिल्कुल गायब हो जाती है, खत्म हो जाता है उसका अस्तित्व, और जो नई कंपनी है उसमें वो जुड़ जाती है और नई कंपनी अपने एक नया अस्तित्व बना लेती है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। और दूसरी जगह आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो कि इस चैप्टर में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, जब कोई कंपनी किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही होती है, और या फिर कंपनी के पास बोल सकते हो कोई लॉसेस बहुत ज्यादा है। कंपनी के पास 3 सिचुएशन है। पहले सिचुएशन कि कंपनी के पास जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन आती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, जब कंपनी जो है वो लॉसेस पर लॉसेस करे जा रही है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जब कंपनी जो है बहुत ज्यादा कर चुकी है। तीसरा कि कंपनी के पास जो है इतना ज्यादा असेट नहीं है, या बोल सकते हो इतनी ज्यादा पैसे नहीं है, कैश लिक्विड नहीं है, ठीक है, कि कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को या अपने डिबेंचर होल्डर्स को उनकी रीपेमेंट कर सके, उनके लोन वगैरह की, उनके इंटरेस्ट वगैरह की, उनके पैसे वगैरह की। तब आती है तीसरी सिचुएशन, जब कंपनी बहुत ज्यादा इंटरनली तौर पे वीक होती है, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस या लॉस या कोई भी असेट वगैरह जो लिक्विड हो रही है उसके लिए भी उसके पास पैसा नहीं है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। कंपनी को दोबारा से अपने जीवन में खड़ा होने के लिए या अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कुछ सपोर्ट की जरूरत है, कुछ सहायता की जरूरत है। इसको हम बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को और डीपली हम थोड़ा डेफिनेशन की तरफ से समझते हैं। कहता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ये एक स्कीम है। क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? मींस ए स्कीम, एक स्कीम होती है। अंडरटेक टू मेक नेसेसरी चेंजेस, सॉरी यहां पर चेंजेस की जगह चार्जेस लिख दिए, चेंजेस। 1 मिनट, सॉरी भाई वो कॉल आ गया था किसी का। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि कंपनी जो है यहाँ पर कुछ नेसेसरी चेंजेस करती है। कहता है कि अपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें, कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी कंपनी जो होती है वो चेंजेस करती है, और वो एक स्कीम है, इसको हम एक स्कीम के अंदर माना जाता है। और यहाँ पर होता क्या है, कंपनी विदाउट लिक्विडेशन के, यानी कि अपना अस्तित्व बिना छोड़े, अपना अस्तित्व मतलब कि कंपनी बंद नहीं होती, वाइंडिंग अप नहीं होती, बस कंपनी में कुछ चेंजेस करे जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है ना वो क्या कर सके, दोबारा पुनर्जन्म ले सके, दोबारा वो जिंदा हो सके, अपने अंदर कुछ पावर बचा के रख सके, ताकि वो दोबारा आगे प्रोसीड कर सके, रन कर सके। इसको बोलते हैं इंटरनल रिस्ट्रक्शन। कह रहा है कि इंटरनल रिस्ट्रक्शन
के आगे लिखा है यहाँ पे मैंने, टू इन्फ्यूज न्यू लाइफ ऑफ दैट कंपनी, यानी कि कंपनी की जो न्यू लाइफ है उसके अंदर वो दोबारा से इन्फ्यूज हो सके। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? ये एक स्कीम है जहां पर कंपनी में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, कुछ पॉलिसीज वगैरह अच्छी बनाई जाती है, और कंपनी के अंदर उन चेंजेस की वजह से जब कोई न्यू लाइफ इन्फ्यूज होती है, कोई नया जीवन उसमें आ जाता है, उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कह रहा है कि इट रिड्यूस ऑफ कैपिटल विदाउट गोइंग, कह रहा है कि इससे क्या होता है कि इससे कैपिटल रिडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। कैपिटल जो रिडक्शन होता है, जैसे वो कैपिटल घट रही है बिना किसी के दिए और बाहर जाए, वो कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं, एक कंपनी है राम लिमिटेड करके, ठीक है। अब कंपनी के क्या हुआ कि कंपनी के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी के पास लोन चुकाने का पैसा नहीं है, लॉसेस पे लॉसेस होते जा रहे हैं। कंपनी की जो ह्यूज एसेट्स थी उनको भी अंडर वैल्यूएशन करके लिया गया है, यानी कि कंपनी की एसेट्स जो है बहुत सस्ते दामों पर बिक गई है। कंपनी जो है वो अब क्या करती है, वो अपने शेयर होल्डर से या अपने डिबेंचर होल्डर से रिक्वेस्ट करती है कि देखो ऐसा है, कंपनी जो है बंद होने की कगार पे आ गई है, बंद होने की हालत पे आ गई है। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, या तो ना आप थोड़ा थोड़ा जितना आपसे हो सके आप पैसा जो है वो मुझे दे दो। थोड़ा थोड़ा पैसा आप सबसे मांगती है कंपनी जो है, अपने शेयर होल्डर से, डिवेंचर होल्डर से, और जो अदर पर्सन है जो कंपनी में यूज काम कर रहे हैं उनसे क्या करती है, बोलती है मेरे को थोड़ा थोड़ा आपसे हेल्प चाहिए, पैसा चाहिए, ताकि कंपनी अपने पैरों पे दोबारा से खड़ी हो सके। और जो कंपनी से पहले ही पैसा जिससे जैसे कंपनी पहले ही पैसा ले चुकी है, जैसे कंपनी किसी की क्रेडिटर है, किसी को पैसा कंपनी को देना है, तो उससे सिर्फ पैसा नहीं मांगती, उससे सिर्फ ये बोलती है कि आप एक काम करो, जो पैसा हमने आपसे लिया है उसमें से जितना आपसे बन सके आप उतना उस पैसे को माफ कर दो। जितना आपसे हो सके, जैसे हमने 1 लाख का लोन लिया तो आपसे 10-20 हज़ार जितना आपसे माफ करा जाए आप माफ कर दो, क्योंकि कंपनी की भी फाइनेंशियल हालत जो है बहुत खराब है। जैसे ही आप लोगों की हमारे लोगों की फाइनेंशियल हालत ठीक हो जाएगी आप लोगों की हेल्प से, तो हम दोबारा खड़े हो जाएंगे अपनी कंपनी को लेकर, और हमारी कंपनी जो है सबके पैसे को प्रॉफिट के साथ जो है वो वापस रिटर्न कर देगी। तो कंपनी ये बोलती है। तो यहाँ पर कंपनी बोलती है अगर मैं डूब गई तो किसी को भी कुछ भी नहीं मिलेगा, सीधी बात है, क्योंकि मेरे पास देखो देने के लिए पैसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा टाइम और दोगे, थोड़ा सा हेल्प करते हो, पैसों से सब्र करोगे, या फिर मेरे जो ऊपर जो क्रेडिटर लाइबिलिटीज है वो कम कर दोगे थोड़ी सी, तो हो सकता है मैं थोड़ा रिफॉर्म हो जाऊं और मैं आप लोगों का पैसा चुका दूं। तो ये बोलती है कंपनी, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल विदाउट गोइंग इनटू लिक्विडेशन, कह रहा है कि यहाँ पर लिक्विडेशन के बिना कैपिटल का रिडक्शन होता चला जाता है। यानी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंपनी की जो असेट्स है वो घटती चली जाती है, रिडक्शन होता चला जाता है बिना कंपनी को असेट्स को बेचे वगैरह, ठीक है। कह रहा है रिकंस्ट्रक्शन इज द मींस अवेलेबल फॉर कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग, कह रहा है कि जो रिकंस्ट्रक्शन होता है इसका मतलब होता है कि ऐसी कंपनियां जो हमेशा लगातार जो है कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, लॉस बना रहे हैं, अपने आप को और ज्यादा कर्जे में डुबाती जा रही हैं, कुछ ऐसी कंपनियां जो है, या फिर कोई जो सिक कंपनियां हैं, सिक मतलब जिसकी तबीयत खराब है, मतलब जो बीमार है, जो ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत ज्यादा क्राइसिस में गुजर रही हैं और जिनकी हालत इतनी नहीं है कि वो उभर सके, ऐसी कंपनियों को सिक कंपनियां कहा जाता है। तो उन कंपनियों को, और जो कंटिन्यूअस लॉस बना रही हैं ऐसी कंपनियों को कह रहा है कि टू मूव ए राइवल पाथ, इन लोगों को एक सही दिशा में ले जाने के लिए, एक राइवल पाथ पे ले जाने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, जिसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब इससे आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं, जब कोई कंपनी डूबने की कगार पे आ जाती है तो जो लोग उसकी हेल्प करते हैं, जो लोग अंदरूनी उसकी हेल्प करते हैं, जैसे डिवेंचर होल्डर, शेयर होल्डर्स, ठीक है, उसके इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स वाले, तो इन सब के जो हेल्प से जो कंपनी दोबारा उभरती है उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोला जाता है, ठीक। आगे लिखा है कि रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कौन से वो रीजन है कि रिस्पॉन्सिबल रीजन कौन से होते हैं जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की कगार जो है वो ला देते हैं एक कंपनी के लिए। तो कहता है पहली कंडीशन ये है कि वेयर देयर इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, कह रहा है काफी बार लोग भी ऐसा करते हैं कि वो सोने की चैन गले में डाल देते हैं, हाथों में आईफोन होता है, बड़ी बड़ी लैम्बोर्गिनी, BMW, मर्सिडीज ऐसी कारों से उतरते हैं, जबकि उनके ऊपर 50-60 लाख का लोन होता है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है उन्होंने, अपने आप को ओवर वैल्यूएशन कर रखा है एसेट्स के साथ। ऐसे भी कंपनी करती है। कंपनी क्या करती है, कंपनी ना अपने आप को कभी कभी इतना ओवर वैल्यूएशन दिखाती है, इतने हालात उसके होते नहीं है, वो इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाती है ताकि नए शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर उससे अट्रैक्ट हो सके। वो इतना अच्छा दिखाती है अपने आप को कि हम बहुत ज्यादा वैल्यूएटेड है,
हमारे पास बहुत फंड है, आप हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो, जबकि वो लोन या कर्जे पे चल रही होती है, तो उसको बोलते हैं जब असेट्स आपकी ओवर वैल्यूएशन कर रखी है जबकि उतनी वैल्यू उसकी है नहीं। कह रहा है या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी कर रखा है, यानी कि लाइबिलिटीज तो आपकी बहुत सारी हैं, लाइबिलिटीज आपकी 50-60 लाख की हैं, मगर आपने दिखाई है बुक्स ऑफ अकाउंट में 5 और 10 लाख की। भाई इतना क्यों कम दिखा रहे हो? आपकी लाइबिलिटी 5-10 लाख की थोड़ी है, आपकी लाइबिलिटी 60-70 लाख की है। तो अंडर वैल्यूएशन अगर आपने कर रखा है लाइबिलिटीज का कि हमको तो इतना कम पैसा चुकाना है, बल्कि आपको चुकाना है बहुत सारा, तब कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में चली जाती है। दूसरा, व्हेन कंपनी इज सफरिंग फ्रॉम कंटिन्यूअस लॉसेस, अगर कंपनी जो है वो सफर कर रही है कंटिन्यूअस लॉस से, या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट से, या अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी से, अगर कंटिन्यू लॉसेस से वो सफर कर रही है तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है एक फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन में अपने आप को स्टे करवाना, अपने आप को बरकरार रख पाना। ठीक है, तो कंपनी हमेशा जो है अपने आप को लॉसेस से बचा कर चलती है। अगर वो लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं एक टाइम पर तो कंपनी डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट आता है व्हेन देयर इज ए ह्यूज, ये वर्ड याद रखना, ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस यानी कि जब आपकी असेट्स ओवर वैल्यूड हमने रखी है, अपने आप हमने क्या सोचा है कि हमारी एक मशीनरी है जो कि 2 करोड़ की है, हमने जब उसको मार्केट में बेचा तो उसको बेचने के बाद हमको सिर्फ 20 से 30 लाख रुपया प्राप्त हुआ। तो हमने क्या करा, अपनी एसेट्स को बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएट कर रखा है। तो हमने जितनी भी एसेट्स है उसको अगर बेचा, उसके बाद हमें उतना पैसा नहीं मिला जो हमने सोचा था, तो ये ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, जहां कंपनी अपनी एसेट्स को भी गिरवी रख देती है मगर तभी भी पैसा नहीं निकल पाता, जिससे कि वो अपने लोन्स को चुका सके, अपने क्रेडिटर्स के लोन को चुका सके, अपने शेयर होल्डर्स तक को पैसे या डिविडेंड या इंटरेस्ट दे सके। ठीक है, कंपनी के पास फिर कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि यहाँ पर कंपनी या तो दूसरी जगह से लोन उठाए और आपको वो लोन चुकाए, आपको वो आपका इंटरेस्ट दे। कंपनी के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो उस इंटरेस्ट का भी भुगतान कर सके। ठीक है, काफी बार ऐसी सिचुएशन में जहां हम बोलते हैं कि ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया है, कह रहा है रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ दीज लॉसेस, और कंपनी को इन लॉसेस को राइट ऑफ करके चलना चाहिए। एक केस हुआ था ऐसे, बैंक है एक पंजाब नेशनल बैंक करके, पीएनबी करके, तो पीएनबी बैंक में ही ऐसा एक सिचुएशन केस आया था जहां पर कंपनी के पास यानी बैंक के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा था। बैंक जो है अपने लॉसेस को एक्यूमुलेटेड नहीं कर रहा था, ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉस थे, राइट ऑफ नहीं कर रहा था, लिख नहीं रहा था, धीरे धीरे करके वो इकट्ठा होते गए और एक टाइम पर वो लॉस इतने ज्यादा हो गए कि आरबीआई की तरफ से नोटिस आ गया, कंपनी का आरबीआई की तरफ से बैंक को नोटिस भेजा गया कि या तो आप अपने लॉसेस वगैरह चुकाओ या तो आप बैंक बंद कर दो, क्योंकि बैंक दिवालिया हो चुका था एक तरह से, उसके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, तो ये एक रियल केस है। कह रहा है कि यहाँ पर अपने लॉसेस को आपको राइट ऑफ करके चलना चाहिए, जो भी आपके डेफिसिट और फेयर व्यू जो आपका मिल सके, आपके जो लॉसेस है उसका एक डेफिसिट और एक फेयर व्यू मिल सके लोगों को कि आपके एक्चुअल में लॉस कितने हैं। कंपनी के जितने भी अफेयर्स वगैरह होते हैं उनको आपको राइट ऑफ करके चलना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4 आता है कि व्हेन देयर इज ए कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर किसी कंपनी का कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर होता है तो वो क्राइसिस में आ जाती है। यानी कि मान लो किसी कंपनी ने बहुत अलग अलग तरीके के डिफरेंट शेयर होल्डर्स को इक्विटी इशू कर रखी है, या बहुत अलग अलग तरीके के डिवेंचर इशू कर रखे हैं। जैसे कि मान लो एक डिवेंचर है 5 रुपए का, ठीक है, एक डिवेंचर है 10 का, एक डिवेंचर है 20 का, एक डिवेंचर है 30 का और एक डिवेंचर है 50 का। ऐसे ही बहुत अलग अलग तरीके से कंपनी ने अपने डिवेंचर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को इक्विटीज, ऐसे बहुत सारी चीजें इशू कर रखी है। तो इसमें ना समझने में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पता नहीं किन किन जगह से कंपनी ने लोन उठा रखा है, किन किन जगहों पर लोन फंसा रखा है, किन किन से उधारी कर रखी है कंपनी ने, और ऐसी बहुत जगह से आपने एसेट ले रखी है। ठीक है, आपने अलग अलग इक्विटीज इशू कर रखी है जिनकी वैल्यूएशन जो है अलग अलग तरीके से है। तो इनका स्ट्रक्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है, जो कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होने के कारण कंपनी जो है वो क्या होती है, फेल हो जाती है अपने रन करने में बिजनेस को, और यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर वो फंस जाती है। कह रहा है जो कंपनी होती है, एंड कंपनी इट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट सिंपल। सबसे पहले कंपनी को रिक्वायर्ड होता है कि वो सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स ना करके एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाए, हर किसी के लिए वो सिंपल स्ट्रक्चर रखे ताकि कंपनी भी उसमें सेफ रहे और दूसरे लोगों का भी उसमें पैसा ना डूबे। ठीक है, और हाँ एक चीज और बता दूं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर ना जो कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे सुधारा जा सकता है। तो 99% केसेस में इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो मनी की वजह से पाया जाता है। यानी कि आप पैसे की अगर लिक्विडिटी कम होगी, यानी कि कैश जो कम होगा,
जितना कैश कंपनी के पास कम होगा उतना ही कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में चली जाएगी, लॉसेस में चली जाएगी। अगर कंपनी के पास कैश अच्छी मात्रा में है, लिक्विडेशन है कंपनी के पास, तो कंपनी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से उभर सकती है। और कैश जो है कंपनी का एक तरीके से ब्लड होता है, जैसे बॉडी के अंदर खून, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जैसे ब्लड होता है, बहुत जरूरी होता है, उसके बिना आपका पैरालाइज हो सकता है शरीर। इसी तरीके से कंपनी को चलने के लिए कैश बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लिक्विड बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कि कंपनी को हर जगह लिक्विडेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जो हमने पढ़े कि कंपनी को इंटरनल स्ट्रक्चर के रिस्पॉन्सिबल रीजन कौन से माने जाते हैं। अगले हम पढ़ते हैं कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आगे आप लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कंपनी के कॉम्प्रोमाइजेस और अरेंजमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है कंपनी एक्ट 2013 में ये लिखा हुआ था, सेक्शन नंबर 230 से 240 तक। कितने सेक्शन हो गए? 230 से 240 तक। कितने सेक्शन है इसके अंदर? 10 नहीं भाई, इसके अंदर टोटल 11 सेक्शन है। 30 से आ रहा है ना, 30 को भी इंक्लूड करा गया, 30, 31, 32 ऐसे करके 40 तक 11। कह रहा है 11 सेक्शंस के अंदर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को बता रखा है अच्छे से। कंपनी का कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज यानी कि सिंपल सा है। कॉम्प्रोमाइज यानी कि अगर मान लो मेरी कोई कंपनी है, वो लॉस में जा रही है, तो या तो मैं कंपनी बंद कर दूं और उसके बदले मेरे को किसी को भी पैसा नहीं देना, मैं दिवालिया अपने आप को घोषित कर दूं। दूसरा तरीका कंपनी के पास ये है कि कंपनी अपने क्रेडिटर्स से ये बोले कि आप एक काम करो, जितना भी मेरे पास आपका लाइबिलिटी बनता है आप उसको थोड़ा सा माफ कर दो। आप उसमें से जितना लाइबिलिटी वगैरह माफ कर दोगे तो कंपनी थोड़ी सी उभर सकती है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक कर सकती है, और अपने जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे, जो भी डेटर्स होंगे, क्रेडिटर होंगे, जो भी डेटर वगैरह है, आपके शेयर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर है, तो उनसे थोड़ा थोड़ा पैसे ही डिमांड कर सकती है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसे में हेल्प करो। कंपनी अभी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जैसे कंपनी उभर जाएगी आपको डबल पैसा कंपनी दुगना करके दे देगी। बस कंपनी चलती रहनी चाहिए उसके लिए। अगर कंपनी बंद हो गई, वाइंडिंग अप हो गया, तो किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा, ना आपके पैसे चुकेंगे ना आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है। तो कंपनी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करती है अपने स्टेक होल्डर्स, अपने डिबेंचर होल्डर, पार्टनर्स, मेंबर्स वगैरह के साथ में। तो वही चीज कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? एक कंपनी जो है एंड इट्स क्रेडिटर और एनी क्लास ऑफ देम, सेक्शन 230 सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए, इसमें बताया गया कि कंपनी जो है अपने किन के पास जाती है? क्रेडिटर्स के पास जाती है और बोलती है कि आप एक काम करो, आपने जितना भी हमारे ऊपर लाइबिलिटी चढ़ाई हुई है उसको थोड़ा सा लेस कर दो। वो बोलते हैं क्यों? बोलते हैं कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में अभी जा रही है, तो थोड़ा सा जितना हो सके, आपसे ज्यादा नहीं, जितना आपसे बन सके आप उतना थोड़ा हमारे ऊपर से सरदर्दी, जो ब्याज है, जो पैसा आपने हमको देना है आपको, वो थोड़ा सा कम कर दो, ताकि कंपनी जो है थोड़ी सी राहत में आ जाए। अभी कंपनी बहुत ज्यादा मुश्किल में चल रही है, पैसे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो क्रेडिटर से बातचीत करके कॉम्प्रोमाइज करके करा सकती है। दूसरा, एक कंपनी जो है वो अपने मेंबर से या किसी भी क्लॉज के अंदर, कह रहा है कि सेक्शन नंबर 231 और क्लॉज बी के अंदर कह रहा है कि जो कंपनी है वो अपने मेंबर से बात करके, यानी कि कंपनी के जो पार्टनर्स हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, स्टेक होल्डर है और शेयर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर, इक्विटी होल्डर, प्रेफरेंस शेयर वाले, तो इन सबसे बातचीत कर सकती है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा कंपनी को दीजिए, यहाँ थोड़ी रिलैक्सेशन दीजिए, ताकि कंपनी जो है वो अच्छे से फाइनेंशियल क्राइसिस को पार कर सके और आप लोगों को एक टाइम पर वो निकलने के बाद, क्राइसिस निकलने के बाद आपको डबल पैसा दे सके। तो ये कंपनी कहती है। आगे लिखा है, उसके बाद अगली लाइन लिखी है मैंने, नोट, एक छोटा सा नोट आप लोगों के, कह रहा है compromise and arrangement is a arrangement between company and a different stakeholders। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जो होता है ना, ये जो कॉम्प्रोमाइज होता है, ये एक अरेंजमेंट होता है एक कंपनी और एक मेंबर्स के बीच में, एक स्टेक होल्डर्स जो उसके मेंबर है कंपनी के, उनके और एक कंपनी के बीच में एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि आप लोग हमको इस चीज के लिए पैसा दे रहे हो। कह रहा है स्टेक होल्डर्स फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द कंपनी। क्या कह रहा है? फॉर द पर्पज, कौन से पर्पज के लिए? यहाँ पे लिखा है सेविंग द कंपनी, कि भाई आप एक काम करो, एक समझौता करो कि हमारी कंपनी में अभी इतना पैसा नहीं है कि आप लोगों के पैसे चुका सके, तो कंपनी अभी डूब रही है, तो कंपनी को बचाने के लिए ना थोड़ी हेल्प करो, कंपनी को सेव करने के लिए हेल्प करो फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉब्लम। किस चीज से? फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम अभी कंपनी में आ रही है उसको सॉर्ट करने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए, वो उसमें आप हेल्प करो। ठीक है, या कोई भी क्राइसिस कंपनी जो झेल रही है, जिसमें वो आ चुकी है, उसको सॉल्व करने के लिए हेल्प करो। कह रहा है इनटू ए एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट होता है विद इज शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर और कॉम्प्रोमाइजिंग देयर क्लेम्स। कह रहा है कि उनके क्लेम्स वगैरह जो होते हैं उनको थोड़ा लेस कर दो। शेयर होल्डर्स से बोलती है कि आप पैसा वगैरह थोड़ा प्रोवाइड कर दो, थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन दे दो हम लोगों को। ठीक है, उधार पे दे दो, अभी आपको बाद में जब कंपनी कमाएगी तो इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके दे देगी उस पर। और जो क्रेडिटर होते हैं उनसे सिर्फ वो बोलती है कि जो पैसा हमने आपसे लिया हुआ, लाइबिलिटी जो हमारी है, उसको आप घटा दो, जितना हो सके आपसे, जितना बन सके वो कर दो। ठीक है, बाय सैक्रिफाइसिंग ए पोर्शन,
और ये क्या है, एक सेक्रीफाइसिंग पोर्शन है जहां कंपनी सेक्रीफाइस करती है थोड़ा सा और लोगों को बोलती है कि आप लोग भी थोड़ा सेक्रीफाइस करो, थोड़ा सा समझो हमारी बात को ताकि हम क्राइसिस से उभर सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1, पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गया होगा। पार्ट 1 में आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 जो अगली वीडियो आएगी उसमें थोड़ा सा कोशिश करेंगे आगे आपको जनरल एंट्रीज और न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के आपको हेल्प कर दे, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि अगला जो वीडियो लेक्चर है वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। और अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हो तो वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है या फिर बोर्ड पे मैंने नंबर अपना मेंशन कर दिया, ये रहा। आप इस पे जाकर पता कर सकते हो कि नोट्स का प्राइस क्या है, 130-150 के अराउंड है। वो पे करके आप नोट्स की पीडीएफ को व्हाट्सएप से ले सकते हो। समझ आ गया? बहुत अच्छे। अब आप इसको उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो, रिवाइज करो और पुराने जो चैप्टर हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया प्लेलिस्ट का, वो जरूर से देख लेना। पुराने चैप्टर सारे कवर करा दिए आपके एग्जाम के लिए। और अगली वीडियो जल्दी आएगी। बाय बाय, टाटा, उतार लो इसको।